गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग अगेन। लास्ट वीडियो में हमने रिलेशन फंक्शन स्टार्ट किया था और हमने रिलेशन पूरा पढ़ लिया था। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फंक्शंस। एक बात छोटा सा रिकॉल करते हैं, हमने रिलेशन में क्या पढ़ा था। हमने रिलेशन में ये पढ़ा था कि रे डायग्राम क्या होता है। मैंने बताया था आपको कि सपोज़ करो 1 2 3 4 है और यहाँ पे 2 5 6 है, तो इसका ये बन गया, इसका ये बन गया, इसका ये बन गया और इसका ये बन गया। दिस इज़ कॉल्ड रिलेशन। इसमें डोमेन बताया था मैंने, कोडोमेन बताया था और रेंज बताया था। अब हम फंक्शन की बात करते हैं। होता ये है कि जितने भी रिलेशन होते हैं वो सब फंक्शन नहीं होते। किसी भी रिलेशन को अगर फंक्शन बनना है तो उसको दो बातें सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। क्या क्या? पहली बात तो ये कि डोमेन में कोई भी एलिमेंट वेकेंट नहीं होना चाहिए। जैसे इसमें 4 की कोई इमेज नहीं बन रही है, तो अगर एक भी एलिमेंट डोमेन में वेकेंट होता है तो वो फंक्शन नहीं होगा। इट मीन्स दिस इज़ नॉट ए फंक्शन। दूसरी बात, जैसे इस 3 की 2 इमेज बन रही हैं, 3 की 5 भी बन रही है और 3 की 6 भी बन रही है, तो एक प्री इमेज की 2 इमेज नहीं बननी चाहिए। तो फंक्शन होने की 2 ही कंडीशन है। पहली कंडीशन कि डोमेन में कोई भी एलिमेंट वेकेंट नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, एक प्री इमेज की 2 इमेज नहीं बननी चाहिए। अगर ये दोनों सेटिस्फाई करती हैं तो वो रिलेशन फंक्शन बन जाता है, अदरवाइज वो रिलेशन ही रहता है। दूसरी बात, एवरी फंक्शन इज रिलेशन, बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। ओके, तो ये बात हुई फंक्शन, कौन से फंक्शन होते हैं कौन से नहीं है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ देखा, आप देखो, ये मुझे कुछ रिलेशन दिए हुए हैं और बताना है मुझे फंक्शन है कि नहीं है। जैसे पहला लेते हैं हम, हमारा पहला है, अगर मैं इसे रे डायग्राम बनाऊँ तो ए का बन रहा है बी, बी का बन रहा है सी, सी का बन रहा है डी और डी का बन रहा है ई। तो इसमें वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। किसी भी प्री इमेज की 2 इमेज नहीं बन रही हैं और डोमेन में कोई भी वेकेंट एलिमेंट नहीं है। इट मीन्स इट इज़ ए फंक्शन। और अगर फंक्शन हो गया तो ये वाली जो हो जाएगी, ये पूरी इसकी डोमेन हो जाएगी और ये पूरी इसकी रेंज हो जाएगी। ओके, सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। इसमें 1 का 2 बन रहा है, 3 का 1 बन रहा है और 1 का 3 भी बन रहा है और 4 का 1 बन रहा है। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे कोई खाली तो नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ए की 2 इमेज बन रही है, 1 की 2 भी बन रही है और 1 की 3 भी बन रही है। तो ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। बात समझ में आई? क्लियर? चलो जी, एक बार थर्ड पार्ट और देख लेते हैं। देखिए 2 का, अब देखो शॉर्टकट बताता हूँ मैं आपको। आप इसका पहला एलिमेंट देखिए, बस ये 2 है, ये 0 है, ये 3 है, ये 5 है, ये -1 है, ये 3 है, ये 1 है। क्या इनमें रिपीटिशन है? यस, 3 2 बार आ रहा है। तो अगर कोई भी डोमेन में हमारा रिपीट होता है तो वो भी फंक्शन नहीं होता है। इट मीन्स इट इज़ नॉट ए फंक्शन। ठीक है जी, चलिए जी आगे चलते हैं। एक छोटी सी बात, मैं आपसे बोलूँ कि अगर मेरा f(x) दे रखा है x² + 3 और मैं आपसे बोलूँ f2 निकालना है मुझे, तो क्या करोगे आप? सिंपल, x की जगह 2 पुट कर दोगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 7। ये होती है f2 की वैल्यू। ऐसे ही मैं किसी भी वैल्यू निकाल सकता हूँ। दूसरी, अगर मुझसे पूछा जाए, जैसे इसी क्वेश्चन लेते हैं हम, हमारा जो फंक्शन दे रखा है वो है x² + 3 और x एक नेचुरल नंबर है और x <= 5 है। तो सोचो, अगर x नेचुरल नंबर है तो x केवल 1 2 3 4 5 ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। बात समझ में आती है? अच्छा जी, अब बात करते हैं, पहले हम सेकंड पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट इसकी बात करेंगे, पहले सेकंड पार्ट देखते हैं। f2 × f5 निकालना है, तो पहले मैं सिंपल f2 निकालूंगा। 2² + 3 7 आ गया। फिर मैं f5 निकालूंगा,
5 स्क्वायर प्लस 3 28 आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। थर्ड कह रहा है डज f माइनस 3 एग्जिस्ट, आप लिखेंगे नो इट डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज -3 इस सेट को बिलोंग नहीं करता है, बिकॉज -3 डज नॉट बिलोंग्स दिस सेट, सो दिस फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। चौथा पार्ट है फाइंड x वेयर fx इज इक्वल टू 7, तो मैंने fx को 7 पुट कर दिया और fx है मेरा x स्क्वायर प्लस 3, मैंने इसको 7 पुट किया तो मेरी x स्क्वायर की वैल्यू 4 आ गई और x की वैल्यू आई +-2। मेरी दोनों वैल्यू आ रही हैं, लेकिन उसने मुझसे कहा है कि मेरा x नेचुरल नंबर है, तो मैं केवल x को 2 ही लूँगा, -2 को मैं इग्नोर कर दूँगा। ओके, अब आखिरी बात, फाइंड द रेंज, मुझे इस फंक्शन की रेंज निकालनी है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल, मैं x की वैल्यू इन पाँचों में से एक एक बार पुट करूँगा। जब मैं 1 पुट करूँगा तो मेरी वैल्यू क्या आएगी, 1 स्क्वायर प्लस 3 4 आएगी। जब मैं 2 पुट करूँगा 2 स्क्वायर प्लस 3 7 आएगी। जब मैं 3 पुट करूँगा 3 स्क्वायर प्लस 3 12 आएगी। जब मैं 4 पुट करूँगा 4 स्क्वायर प्लस 3 19 आएगी। और जब मैं 5 पुट करूँगा तो 28 आएगी। तो यही वैल्यू आ सकती हैं, तो ये हो गई मेरी रेंज। तो रेंज की डेफिनेशन भी हाथ की हाथ पढ़ लेते हैं। रेंज एक वो वैल्यू है जो x की डोमेन है, जो x की डोमेन रख के फंक्शन की जो वैल्यू आएगी उसे बोलते हैं रेंज। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं मेन फंक्शन की, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फंक्शन का, डोमेन और रेंज। तो पहले डोमेन की बात कर लेते हैं। अगर आपके पास फंक्शन ऐसा है कि उसके न्यूमरेटर में भी कोई फंक्शन है और डिनोमिनेटर में भी कोई फंक्शन है, तो आपको क्या करना है, डोमेन के लिए जो भी डिनोमिनेटर में है उसको आपको नॉट इक्वल टू 0 पुट करना है। क्यों करना है 0 ऐसा? भाई आप सोचो कि अगर नीचे वाला पार्ट 0 हो गया तो ये पूरा बन जाएगा इन्फिनिटी, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता। तो डोमेन एक वो x की वैल्यू होती है जिसके लिए हमारा फंक्शन डिफाइंड है, मतलब हमारे फंक्शन की कोई ना कोई रियल वैल्यू आएगी, उसे बोलते हैं डोमेन। मतलब दोबारा रिपीट करते हैं एक बार, x की वो वैल्यू जिससे हमारा फंक्शन डिफाइंड होता है, इट मीन्स fx की कोई ना कोई रियल वैल्यू आती है, उसे बोलते हैं डोमेन। तो मैंने डिनोमिनेटर को नॉट इक्वल टू 0 रखा तो x इज़ नॉट इक्वल टू -2 आ गया। या तो आप इसे ऐसे छोड़ दीजिए, ये भी हमारा डोमेन है, या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू r -2। इसका मतलब है कि x की हम सारी वैल्यूज ले सकते हैं सिवाय -2 के। ठीक है, तो जब भी फंक्शन नीचे आएगा हमें ऊपर से कोई मतलब नहीं है, बिकॉज ऊपर x में हम कुछ भी पुट करेंगे कुछ ना कुछ रियल वैल्यू आएगी। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में भी यही करेंगे हम, हमारा जो डिनोमिनेटर है हम उसको नॉट इक्वल टू 0 पुट करेंगे। इसके फैक्टर करके आ जाएगा x+2 इंटू x+1 नॉट इक्वल टू 0। इससे मेरा आ गया x इज़ नॉट इक्वल टू -2 एंड -1। तो मेरी डोमेन हो जाएगी ऑल रियल वैल्यूज़ एक्सेप्ट -1 एंड -2। ये हमारी डोमेन हो गई इस फंक्शन की। डोमेन क्लियर हुआ ये वाला पार्ट। ये पार्ट तब है जब हमारा फंक्शन में कुछ ऊपर भी वेरिएबल्स होंगे और नीचे भी वेरिएबल्स होंगे। ओके, एक दूसरी चीज़ होती है डोमेन में, जब हमारा फंक्शन मॉड में होता है। जैसे ये फंक्शन हमारा मॉड में है, देखिए दो बातें होंगी, या तो फंक्शन मॉड में जैसा इसने दे रखा है, या हमारा फंक्शन कोई ऐसा होगा जिसमें ऊपर तो वेरिएबल होगा लेकिन नीचे कोई वेरिएबल नहीं होगा, कांस्टेंट होगा। इन दोनों फंक्शन की डोमेन सेम होती है। और आप क्या लिखते हैं, आप एक सेंटेंस लिखते हैं, आप लिखते हैं f(x) एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल वैल्यूज़ ऑफ x, सो डोमेन इज इक्वल टू r। या तो आप ऐसे लिख दीजिए, और आप इस r को -∞ से इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। अच्छा, मॉड में बाहर माइनस है तो भी उससे डोमेन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस फंक्शन का डोमेन भी सेम होगा। मतलब इन दोनों फंक्शन का डोमेन विल बी एग्जैक्टली सेम। और अगर ये चीज़ है तो भी हमें यही लाइन लिखनी है, हमारा डोमेन सिंपल इससे आ जाएगा। ठीक है, अभी रेंज की बात करेंगे, पहले डोमेन को निपटा लेते हैं। मान लीजिए आपका फंक्शन रूट में आ गया,
तो पहले सेकंड पार्ट लेता हूँ मैं। जब भी मेरा फंक्शन रूट में आएगा तो जो भी रूट के अंदर लिखा है मैं उसको रखूँगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऐसा क्यों रख रहा हूँ भाई मैं? आपको पता है कि रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव आ गया तो वो बन जाता है इमेजिनरी। और जैसे मैंने बताया, डोमेन वो वैल्यू होती है एक्स की जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड है, जिसके लिए एफ एक्स की कोई रियल वैल्यू आएगी, एंड इमेजिनरी इज नॉट अ रियल वैल्यू। सो जब भी रूट आएगा तो आपको रखना है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहले आसान ले लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन लिया मैंने फर्स्ट पार्ट में, मैं x+2 को रख दूंगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो मेरा आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू -2। या तो आप यहीं छोड़ दीजिए, और या आप ऐसा भी लिख सकते हैं -2 से इन्फिनिटी। इसका मतलब है x की वैल्यू -2 से बड़ी कितनी भी हो सकती है। और ये भी चलेगा और ये भी चलेगा। सेकेंड पार्ट लेते हैं। सेकेंड पार्ट में है मेरा 3 - 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब भी x से पहले नेगेटिव आएगा तो मैं उसको उल्टा कर दूंगा, मतलब माइनस कॉमन ले लूँगा 2x - 3, और साइन चेंज हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। बस जब माइनस कॉमन लेंगे तब। फिर मैं 3 को उधर ले जाऊँगा तो मेरा आ जाएगा 2x इज़ लेस देन इक्वल टू 3, x लेस देन इक्वल टू 3/2, यानी कि x 3/2 से छोटा है। तो या तो आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं -∞ से 3/2। 3/2 पे क्लोज ब्रैकेट आएगा, जैसे कि मैंने यहाँ लगाया। ये भी क्लोज ब्रैकेट है, इसे बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट। ये तब आता है जब यहाँ पे इक्वल टू होता है। जैसे यहाँ पे इक्वल टू है तो क्लोज आया। अगर ये सिंपल ऐसे लिखा होता तब आता मैं -2 से इन्फिनिटी, तब यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आता। ठीक है, अब देखिए अगले पार्ट में। देखिए मैंने आपको बताया रूट के अंदर वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, लेकिन अगर यहाँ पे ये वैल्यू 0 हो गई तो वो एक वैलिड वैल्यू है, मीन्स रियल वैल्यू है। लेकिन अगर यहाँ पे ये वाला पार्ट 0 हो गया तो ये बन जाएगा इन्फिनिटी। इसका मतलब ये वाली वैल्यू 0 भी नहीं हो सकती। इट मीन्स x - 5 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। इसमें इक्वल टू नहीं आएगा क्योंकि नीचे से लिया है मैंने। तो मेरा आ गया x ग्रेटर देन 5, तो मैं लिख सकता हूँ x बिलोंग्स टू 5 से इन्फिनिटी, और यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आएगा। ओके, ये हुई इनकी डोमेन। रेंज की बात करेंगे अभी। पहले इनकी डोमेन निकाल लेते हैं। जैसे मैंने पहले कहा था रूट के अंदर, अब जब भी कोई क्वाड्रेटिक बनेगी तो आप इस 9 को इधर लेके नहीं जाना, तब आपको इसके फैक्टर करने हैं x - 3 और x+3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके बाद बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। जब भी एक ऐसी चीज़ आ जाए तो आपको x लिखना है यहाँ पे, और यही वाला साइन रिपीट करना है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। इनमें से एक बड़ी वैल्यू आएगी, वो यहाँ आएगी, छोटी वैल्यू यहाँ आएगी। तो मेरा ये हो गया डोमेन। इसका मतलब है x की वैल्यू 3 से बड़ी है और -3 से छोटी है। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ -∞ से -3 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। दोनों में एक ही बात है, लिखने का तरीका अलग है बस। ठीक है, ये हुई डोमेन की बात। इसकी भी डोमेन निकाल लेते हैं जी। इसको भी मैंने वही किया, 16 - x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैंने कहा था x से पहले माइनस नहीं होना चाहिए, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया और इसको साइन उल्टा कर दिया। इसके फिर फैक्टर कर लिए मैंने, और मैंने वही रिपीट किया जो मैंने आपसे यहाँ कहा था। पहले x लिखेंगे, फिर ये वाला साइन रिपीट करेंगे यहाँ भी और यहाँ भी। जो बड़ी वैल्यू आएगी वो यहाँ, छोटी वैल्यू आएगी यहाँ। इसका मतलब है x की वैल्यू -4 से बड़ी है और 4 से छोटी है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं -4 से 4, दोनों क्लोज ब्रैकेट। ये हुई डोमेन की बात। ठीक है, एक डोमेन का केस और आता है जब लॉग का फंक्शन आता है। जैसे लॉग का फंक्शन है, तो अगर लॉग का फंक्शन ऊपर आएगा, जैसे मैंने लिखा है, जैसे मान लो कुछ फंक्शन में ये होता, तो मैं लिखता सिंपल 3 - x ग्रेटर देन 0। लॉग की जो आर्गूमेंट होता है, जो लॉग के बाद होता है, उसे बोलते हैं आर्गूमेंट। और यहाँ होता है बेस। अगर बेस कुछ ना गिवन हो तो 10 बेस लिया जाता है। तो लॉग का आर्गूमेंट कभी भी नेगेटिव या 0 नहीं हो सकता। तो मैं लेता, फिर मैं कॉमन लेता -x - 3 लेस देन 0, x आता लेस देन 3। तो मेरा आंसर आ जाता -∞ से 3 ओपन ब्रैकेट, अगर ये क्वेश्चन होता तो। लेकिन इस क्वेश्चन में हमने ये तो करना ही करना है। एक बात और आ गई कि नीचे वाली वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि log 1 0 होता है। इसका मतलब 3 - x कैन नॉट बी इक्वल टू 1। तो मेरा आ गया 3 - 1 नॉट इक्वल टू x
x नॉट इक्वल टू 2 आ गया। तो मेरा आंसर क्या आया? अगर मैं खाली ये क्वेश्चन होता तो मेरा आंसर यही होता, लेकिन अब क्वेश्चन ये है तो मैं इन दोनों को कंबाइन करूँगा। तो इसको लिखने का तरीके दो होंगे, या तो मैं ऐसे लिखूँगा -∞ से 3 नॉट इक्वल टू 2, या मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ -∞ से 2 यूनियन 2 से 3। दोनों में एक ही बात है। बात समझ में आई? तो डोमेन हमारे चार तरह के हुए। पहला, अगर फंक्शन ऊपर होगा या मॉड होगा तो रियल वैल्यूज़, अगर फंक्शन नीचे होगा तो उसे नॉट इक्वल टू 0, अगर रूट होगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, रूट नीचे होगा तो ग्रेटर देन 0, और जब क्वाड्रेटिक बनेगी तो आपने साइन लगाना है, यही वाला साइन रिपीट करना है यहाँ भी और यहाँ भी, जो बड़ी वैल्यू यहाँ, छोटी वैल्यू यहाँ। ऑलराइट, अब हम रेंज की बात कर लेते हैं। इसकी हमसे रेंज नहीं पूछ रहा, केवल डोमेन पूछ रहा है। अब इसकी बात कर लेते हैं, रेंज पूछ रहा है मुझसे। तो जब भी हमारे पास रूट वाला फंक्शन आएगा तो रेंज निकालने के लिए क्या करना है? आपने f(x) को y मान लेना है। जैसे मैंने f(x) को y मान लिया तो मेरा हो गया x+2। ठीक है जी। और जब भी मेरा फंक्शन रूट में आएगा, ये केवल नोट लगाना रूट के लिए, ये केवल रूट पे लागू होगा। जब भी रूट आएगा फंक्शन तब लागू होगा। तब हम ये लिखेंगे y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमेशा लिखना है आपने। अगर y का फंक्शन रूट में है तो मतलब कोई फंक्शन मेरा रूट में है तो आपको ये चीज़ लिखनी ही लिखनी है। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपको निकालनी है इस फॉर्मूले से, मतलब इस इक्वेशन से x की वैल्यू y के टर्म में। तो मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड करी और x की वैल्यू आ गई y² - 2। अब यहाँ पे आपने वही कंसेप्ट लगाना है जो आपने x के कंफर्म लगाया। मैंने आपसे कहा था कि अगर मेरा फंक्शन ऊपर है, कुछ भी चीज़ है, नीचे कोई कांस्टेंट है या कुछ भी नहीं है, तो हम लिखते हैं ऑल रियल वैल्यूज, यानी कि -∞ से ∞। तो मेरी इस केस में जो y की वैल्यू आ गई वो आ गई -∞ से ∞। तो मेरी एक इक्वेशन ये बनी, एक इक्वेशन ये बनी। तो मैं जब इन दोनों में से कॉमन लूँगा, कॉमन कैसे लेते हैं जी? इसका मतलब हुआ -∞ से ∞, कोई सी वैल्यू लेंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, और 0 यहाँ पे है। इसका मतलब हुआ 0 से आगे तक। तो कॉमन आया ये वाला पार्ट, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट कॉमन आया। तो मेरा आंसर हो जाएगा 0 से ∞, क्लोज ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट। इन्फिनिटी में कभी भी क्लोज नहीं आता है, बिकॉज इन्फिनिटी कैन नॉट बी इंक्लूडेड, बिकॉज इन्फिनिटी इज नॉट अ रियल नंबर। ओके, सेम कंडीशन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन इसका होगा। एक बार इसका और चेक कर लेते हैं। मैंने फंक्शन को y मान लिया, x-5, और रूट है तो मैं लिखूंगा y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, ये वैल्यू 0 भी नहीं हो सकती, इसलिए मैं लिखूंगा y इज ग्रेटर देन 0। अब मैं वही करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, और निकालूंगा x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y। तो x-5 इज इक्वल टू 1/y²। तो मेरा आ गया x इज इक्वल टू 1/y² - 5। अब इसका जब मैं एलसीएम लूँगा तो मेरा आ जाएगा 1 - 5y²/y²। अब आप देख रहे हो कि इसमें ऊपर भी फंक्शन है, नीचे भी। तो हम लिखते हैं नीचे वाले को नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स y इज़ नॉट इक्वल टू 0। जब मैं इसमें से और इसमें से कॉमन लूँगा तो मेरा आंसर ये आ जाएगा, क्योंकि इसमें भी 0 इंक्लूड नहीं है। तो इसका आंसर आ जाएगा 0 से ∞, यानी कि 0 से ∞, क्लोज ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, दोनों। क्लियर? चलिए और लेते हैं। अब लेते हैं इसका हम रेंज निकालते हैं। सेम कंसेप्ट है। मैंने फंक्शन को y मान लिया और मेरा फंक्शन है 16 - x²। तो पहला कंसेप्ट y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड, इससे मैंने x² निकाला, 16 - y²। x की वैल्यू आ गई √16 - y²। अब यहाँ पे सेम फंक्शन यही बन गया जो यहाँ पे था। तो मैं यही प्रोसीजर पूरा फॉलो करूँगा तो y की वैल्यू यही आएगी। सेम प्रोसीजर फॉलो होगा, बिल्कुल सेम। तो मेरी y की वैल्यू आएगी -4 से 4, और मैंने ले रखा है ग्रेटर देन 0। और कॉमन निकालेंगे, यहाँ -4 से 4, इससे इस तक, और 0 से बड़ी। तो कॉमन मेरा आ रहा है ये वाला पार्ट। तो 0 से 4 कॉमन आ गया, 0 से 4, ये मेरी रेंज आ गई। बात समझ आई? चलिए इसका भी लेते हैं साथ साथ। मैंने फंक्शन को y मान लिया, ये हो गया x² - 9। तो y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखना है मुझे। उसके बाद स्क्वायरिंग करनी है, x² - 9, x² इज इक्वल टू y² + 9। x हो गया √y² + 9।
अब जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि y² + 9 अगर मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखता हूँ तो ये तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, इसके तो फैक्टर मैं कर ही नहीं सकता। इसका मतलब यहाँ से आ गई y की वैल्यू ऑल रियल वैल्यूज, यानी कि -∞ से ∞। फिर मैं इसमें से कॉमन लूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 0 से ∞। बात समझ आई? चलिए आगे चलते हैं। अब आ जाइए इसकी रेंज पे, मॉड की रेंज कैसे निकालते हैं। अगर आपका हमने डोमेन निकाल चुके थे, यानी कि हमारी डोमेन आ गई थी ऑल रियल वैल्यूज़ और हमारा फंक्शन है ये। तो अगर हमारा फंक्शन ये है तो हम लिखेंगे पहले x हमारा रियल है क्योंकि हमने डोमेन निकाल चुके हैं, तो x - 3 भी रियल होगा क्योंकि हम किसी रियल नंबर से 3 को माइनस करेंगे तो रियल ही आएगा। और जब मैं मॉड लगा दूंगा तो वो बन जाएगा ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स इंक्लूडिंग 0। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा रेंज। अगर यहाँ माइनस होता पहले जैसे कि इस क्वेश्चन में है तो इसकी तो रेंज सिंपल ये हो गई, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 से ∞, एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। अब इसकी बात कर लेते हैं जी। हमारा जो फंक्शन है वो है 3 - mod x - 2। तो पहले हमने लिखेंगे x रियल नंबर है तो x - 2 भी रियल नंबर होगा, और mod x - 2 जो होगा वो होगा 0 से ∞, जैसा कि हम यहाँ कर चुके हैं। लेकिन हमारा यहाँ तो माइनस है, तो जब माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा -∞ से 0, और इसमें मुझे 3 प्लस करना है भाई, तो 3 प्लस कर लेते हैं। जब मैं 3 प्लस करूँगा बोथ साइड तो मेरा यहाँ आ जाएगा -∞ से 3। ये मेरा रेंज आ गई इस फंक्शन की। ठीक है, तो हमने आज बात की डोमेन और रेंज की, तो आपको सारे फंक्शंस मेरे ख्याल से क्लियर हो गए होंगे। अच्छा, एक बात और, मैं कभी कहता नहीं हूँ वैसे, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या अच्छा लग रहे हो तो आप इन वीडियो को शेयर कीजिए और बच्चों में, जिससे कि उनका फ़ायदा हो सके। ठीक है, चलिए फिर मिलता हूँ अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।